वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा साहब, आज अदालतों से वैसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छे फैसले आने शुरू हो चुके हैं और ये साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के जाने के बाद ये एक पहली ऐसी डेवलपमेंट है जिसमें इलेक्शन कमीशन एटलीस्ट अपने आप को, अपने केस को डिफेंड नहीं कर पाया। आज आपके सामने है वो आदिल बाज़ाई साहब जो कि क्वेटा से NA 262 से आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे, कौमी असम्बली के मेंबर। उनकी रुकनीत को किस तरह से उनको नाअहल किया गया, उनको इलेक्शन कमीशन ने डीसीट किया था, वो भी नवाज शरीफ साहब के जानिब से भेजे जाने उस रेफरेंस के हवाले से कि जिसके वो बयान हल्फी था, बयान हल्फी भी वेरीफाई किए बगैर इलेक्शन कमीशन ने फौरी फैसला सुना दिया था। आज उनको रिस्टोर कर दिया, आज उनकी रुकनीत को बहाल कर दिया। सो तहरीक इंसाफ को बहरहाल आपके ख्याल में अदालतों से एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए अब? देखिए, ऐसी छोटी मोटी जो रिलीफ है वो पहले भी आती रही है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो बड़े फैसले हैं, बड़े फैसलों के अंदर अभी तक कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। टू बी फेयर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसने अभी काम करना शुरू किया है। अब जब उनके बड़े जो केसेस हैं तहरीक इंसाफ के, 8 फरवरी का केस बदकिस्मती से बड़ी उसके अंदर मिस हैंडल हुआ वो केस के, उधर तैयार ही नहीं थे हामिद तहरीक खान साहब। इंसाफ के लॉ। जी जी। पता नहीं हामिद खान को डेजिग्नेट भी किया था या नहीं किया था, मुझे नहीं पता, तो तरीके इंसाफ वाले बता सकते हैं। लेकिन जो कोई कोई ना कोई वकील वहां होना चाहिए था। सारा पूरा मुद्दा जो है जिसके ऊपर पूरी कैंपेन है वो ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो तरीके इंसाफ मानती है और ज्यादातर पाकिस्तान मानता है कि वो इलेक्शन ये जीते हुए हैं, और उस केस में ना तैयार होना। लेकिन इस किस्म के केसेस के जब फैसले आने शुरू होंगे ना, तो उम्मीद इस वक्त कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इस वक्त हम चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ दोबारा सड़कों में आए, और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये कोई आसान फैसला नहीं होगा। इसलिए हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी होती है कि सियासी दर्जे हरारत को नीचे लाया जाए, बजाय कि असेंबली के फ्लोर पे जुगतें कसने के, उनको तहरीक इंसाफ को एक मानी खेज मुज़ाकरात के अंदर एंगेज करना चाहिए। आपने चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद छोड़ी थी, जनरल फैज का क्या रोल था 9 मई के हवाले से? देखिए, मेरे तो उसमें इल्म में कोई ऐसा उनका रोल नहीं है। लेकिन मैं पहले ये JIT में भी यही बात कह चुका हूं कि मुझे तो किसी का भी कोई प्लानिंग, कोई मंसूबाबंदी, ना मेरे सामने कोई मीटिंग ऐसी हुई जिसके अंदर ऐसी कोई मंसूबाबंदी हो रही हो, ना किसी ने मुझे मीटिंग के बाद आके कोई बताया कि चले, मैं नहीं था मीटिंग में, उसने आके मुझे बताया हो कि जी ऐसा कुछ हो रहा था वहां पे। तो जनरल फैज क्या, मुझे तो किसी का भी इस बारे में इल्म नहीं है। और जनरल फैज थे उसके अंदर नहीं थे, वो खुद अभी जो ISPR की प्रेस रिलीज है वो कह रहे हैं कि अभी इसके ऊपर तफ्तीश की जा रही है। तो तफ्तीश मुकम्मल होने दें, देखें आगे क्या आता है। लेकिन आपको इमरान खान साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होता आप फोर्सी कर रहे हैं? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ये इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जनरल फैज और इमरान खान साहब दोनों का ट्रायल एक साथ हो सकता है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए ये हैरान कुन बिल्कुल नहीं होगा कि अगर इमरान खान साहब को फौजी तहवील में ले लिया जाए। वो ख्वाजा आसिफ साहब की जो तकरीर है, अगर आप उसको देखें और ओवरऑल जो हिकमत अमली नजर आती है वो ये है कि तमाम का तमाम बोझ जो है वो फौज उठाए। जो सियासतदान हैं, जो हुकूमत हैं, जो वजारत उज़्मा में वजारतों में बैठे हुए हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए 25 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, वो कोई जिम्मेदारी ना उठाए। तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है फौज में उठा ले। तो ट्रायल भी जो है वो भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर किया जाए। मेरे ख्याल में अगर मैं सिर्फ फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो बिल्कुल भी मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे सूट करता है फौज को कि इमरान खान का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो। जो भी शवाहिद, अगर कोई शवाहिद हैं, कोर्ट्स जो हैं वो कोई, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई बहुत बागी कोर्ट्स हैं जो कि बिल्कुल इमरान खान की तरफ उनका झुकाव है या तारीक इंसाफ के हक में सारे फैसले कर रहे हैं? तो हालांकि शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन वहां से कोई फैसला ऐसा नहीं आएगा जो तरीके इंसाफ के खिलाफ हो। ऐसी तो कोई चीज नहीं नजर आ रही ना। तो मुझे कोई वजह ही नहीं समझ में आती कि क्यों मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाया जाए। और तमाम दुनिया के अंदर, और आप देखना कि सबसे ज्यादा तो इस पर ढिंडोरा जो है वो भारत ने शुरू करना है कि देखो जी, मिलिट्री जो है, हम हमेशा कहते थे कि ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये देखो, ये तो पाकिस्तान की अदालतें भी फारिग हो गई,
और एक साबिक वजीर आजम का केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो। अच्छा साहब, आपके गुज़िश्ता कुछ दिनों में आपने इकोनॉमी के हवाले से, और जो कि मौजूदा हुकूमत तो कह रही है कि हमने मईशत के जो सारे इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं, ऑल्दो डार साहब ने अपनी ही उस पोजीशन को कॉन्ट्रडिक्ट कल ये कह के कर दिया था कि हमें मुल्क को भंवर से निकालना है, माशी भंवर से निकालना है, और हम बिल्कुल यूं जो भिखारी बने हुए हैं इस पोजीशन से हमने बाहर निकलना है। आपको क्या कैसे लगता है कि मईशत हमारी बेहतर कर रही है इन हालात में? अच्छा, पहले तो डार साहब जिस भंवर से निकालना चाहते हैं ना पाकिस्तान को, वो उस भंवर में डालने वाले खुद डार साहब और शहबाज शरीफ है। वो जो 16 माह की इनकी हुकूमत थी, उस 16 माह की हुकूमत के अंदर पाकिस्तान की का बदतरीन माशी दौर गुजरा। 2022-23 का जो साल था, इससे खराब साल पाकिस्तान की तारीख के अंदर कोई नहीं गुजरा। तो इन्होंने तो वो किया जो आज तक कभी हमने देखा नहीं था। पिछले 75 साल में पाकिस्तान जब से बना था, कभी भी आज तक ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान में ना कोई जलजला आए, ना सैलाब आए, ना कोई नागहानी आफत आए कि कोरोना जैसी, ना कोई जंग हो और पाकिस्तान की मईशत सुकड़ जाए। ये पहली दफा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि कोई भी ऐसे गैर मामूली हालात होने के अलावा सिर्फ हुकूमत की खराब फैसला साजी की वजह से मईशत सुकड़ गई। और एक तरफ मईशत सिकुड़ रही थी। मईशत सिकुड़ने का क्या मतलब कि लाखों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, और उसी के साथ साथ पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन अफरात-ए-ज़र भी हुआ। महंगाई पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा, और इसका खतरा इस वक्त माशी फैसले नहीं है। इस सारी जो निस्बतन हमें बेहतरी नजर आ रही है, इसके आगे तसलसल में खतरा माशी पॉलिसी नहीं है, सियासत है। वही जो सियासी माहौल जिसकी हमने पहले बात की थी, जी अगर उसको नहीं संभाला जाएगा, और ये है हुकूमत की जिम्मेदारी, ये इनके करने का काम। राइट। और जो गेंस परहैप्स केयर टेकर सेटअप में भी जो गेंस देखे हैं वो भी ये गवाह बैठेंगे। बट इस साल फरवरी में भी असद साहब ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो बता रहा था गुज़िश्ता साल के ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए हम किस तरह से पाकिस्तान हाइब्रिड रजीम से एक अथॉरिटेरियन रजीम की तरफ जो है वो मुंतकिल हुआ है। और इस साल की भी तमाम आपके पास जो इवेंट्स, जो चेन ऑफ इवेंट्स है, उसकी भी मिसालें सब आपके सामने हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट आउटेज, सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि आप बयानियां जो है वो काउंटर नहीं कर पा रहे। आपने 12 लाख नौजवान जो है वो मुल्क से बाहर चले जाता है, और डार साहब गुज़िश्ता रोज फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि जी पता करें 12 लाख नौजवान क्यों मुल्क छोड़ के गया है, क्योंकि 2017 की वो तरक्की से बड़ा खुश था। सो इस हद तक इंडिफरेंस या नाइविटी इसको कहें, क्या कहें, कि आपको परवाह ही नहीं है कि आपके लोग जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, आपके आइन की जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है, आप मुल्क में डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करने किसी को नहीं दे रहे, आप सबसे बड़ी सियासी जमात को जो है वो बिल्कुल मार्जिनलाइज या कॉर्नर किए हुए हैं, और आप मामलात को आगे लेकर बढ़ना भी नहीं चाह रहे। नहीं, आप जो है अब आप डार साहब के साथ ज्यादती कर रही है। मैं आपको डार साहब की जगह खड़ा कर देता हूं और आपसे कहता हूं कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है इसका दिफा करके दिखाएं। मैं देखता नहीं हूं हो आप क्या बोले। पाएगा, नहीं हो देखिए, पाएगा। यही यही मैं आपसे बोल रहा हूँ। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। ये जितना आपको जबर ताकत का इस्तेमाल, जो लोगों के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, मीडिया के ऊपर प्रेशर, ये सारी की सारी सियासी नाकामी है इस हुकूमत की। ये सब हो इसलिए रहा है, इसकी जरूरत इसलिए पेश आ रही है कि ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, याद रखिएगा मेरे अल्फाज, कच्चे धागे से इस वक्त लटक रही है ये हुकूमत। राइट, थैंक यू सो मच असद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।